गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंस सर। आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्लास 7 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 8 में इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले पिछले वाला रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो हम लोग पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में देखें तो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सभी काउंटिंग नंबर्स हैं जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और हम लोग इसको लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। यह नेचुरल नंबर का कलेक्शन हुआ। और हम लोग ये भी बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और ग्रेटेस्ट अगर पूछा जाए तो हम लोग ग्रेटेस्ट तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का अंत तो होता ही नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट एग्जिट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग अब होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि यदि नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह होल नंबर का कलेक्शन कहलाता है, होल नंबर का सेट कहलाता है। और इस होल नंबर के कलेक्शन को, सेट को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जितने भी सारे होल नंबर्स होते हैं, अगर होल नंबर्स हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें नेचुरल नंबर तो शामिल हो ही गया। तो the set of all whole numbers and negative of natural numbers are called the collection of integers। यानी कि I is equal to, इस इंटीजर्स को हम लोग I या फिर W दोनों से ही हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, इसके कलेक्शन को। तो I और Z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंटीजर्स का। और इस प्रकार से यदि हम लोग लिखते हैं तो ये हो गया उस इंटीजर्स का कलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर है। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। तो वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0 are called rational numbers। अगर इसका अलग डेफिनेशन हम लोग देखें तो कहा जा सकता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q और अ नंबर which can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, या ऐसा कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां P और Q इंटीजर्स हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
4/5. This is the example of rational numbers. Here -4 and 5 are integers and 5 not equal to 0. So -4/5 is a rational number. Other examples अगर हम लोग देखें, -6/5 -6/5 भी एक रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है। किसी भी रेशनल नंबर का कोई भी नंबर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखते हैं वो कौन कौन सा कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वह p/q के फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे हम एक एग्जांपल लिए -6/5, यह p/q के फॉर्म में है। फिर दूसरा कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स का ही एग्जांपल है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुआ। और तीसरा कंडीशन क्या रहा है, q नॉट इक्वल टू 0। q कहाँ है, डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ करके होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है जो कि 0 का इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब कि -6/5 एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है। यह भी कहा जा सकता है कि क्या 6 क्या यह रेशनल नंबर का एग्जांपल है। तो हम लोग इस तीनों कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन है p/q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन डेफिनेशन में यह भी बताया गया है कि जो p/q के फॉर्म में हो या जिसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सके। क्या हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब ये बात आ गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ न हो तो वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि p एंड q आर इंटीजर्स। तो क्या 6 और यहाँ 1 दोनों इंटीजर्स हैं? तो है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। अब थर्ड कंडीशन को देखते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे q जो है 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कि 6 भी रेशनल नंबर का ही एग्जांपल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सारे इंटीजर्स हैं, चाहे वो निगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर 0, ये सभी रेशनल नंबर का एग्जांपल हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। क्योंकि अगर 5/8 की बात हम लोग करें तो 5 और 8 ये इंटीजर्स तो है, लेकिन 5/8 इंटीजर्स नहीं है ना, ये रेशनल नंबर है। इसीलिए हमने ये बोला कि सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। अब इस रेशनल नंबर में कुछ और भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अब रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी चीज का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो हम लोग रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, किस फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मेरा आंसर कुछ और आया है और निगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस हो जाता है कि अगर आंसर मेरा डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया तो आंसर में देता है कि डिनोमिनेटर वहाँ पे पॉजिटिव है और न्यूमरेटर निगेटिव है। तो इस प्रकार से हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर सकते हैं। एक टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब भी आंसर हम लोगों को लाना है सॉल्यूशन के क्रम में तो हम लोग को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर लाना होता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो बहुत छोटा सा इसका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रेशनल नंबर कहता क्या है कि
a rational number p by q is said to be in standard form of a rational number if p and q, कहने का मतलब कि HCF p और q का 1 हो और q is पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर कंडीशन एक हो गया कि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 हो, और दूसरा कंडीशन है कि q इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि 5/-8 क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। रीजन क्या बताएंगे? रीजन यहां पे कह सकते हैं कि 5 और 8 का HCF तो 1 होगा, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है कि q इज पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर q निगेटिव इंटीजर है। अगर यह निगेटिव का साइन नहीं होता तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता। तो 5/8 जो है वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल है। अदर एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं माइनस में लगाएंगे 11 लिख सकते हैं। हाँ, न्यूमरेटर माइनस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी 6 और 11 का HCF 1 होगा और न्यूमरेटर निगेटिव है, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर q है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, इसलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब शायद स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक टर्म देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या है? A rational number p by q is said to be in simplest form of a rational number if HCF of p and q is equal to 1। सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसका पहला कंडीशन था HCF p and q का 1 होना चाहिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कहता है कि HCF जो है p और q का 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक एक्स्ट्रा है कि q इस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जो भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन जो भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है वह निश्चित ही सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होगा। तो हम लोग को आंसर भी जो लाना होगा वह सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लाना होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग को ये याद रखना होगा कि हमेशा आंसर हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में और उसका यानी कि यूं कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना होगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि एक रेशनल नंबर का बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 0.5 जो हम लोग लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि 0.5 यह अभी रेशनल नंबर के फॉर्म में ही नहीं है। अभी इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर में 1 और फिर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसलिए यहाँ पर 10 यानी कि 5/10 लिखेंगे इसको। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि एसएफ यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, इसका एसएफ अगर निकाला जाए तो 5। तो इसलिए जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो हम अभी बता रहे थे इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में भी क्या होता है
कि हम लोग इसी प्रकार से किसी नन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया एक नन जीरो इंटीजर जो कि 5 है, इससे हम लोग इसको डिवाइड किए और एक रेशनल नंबर 1/2 निकला। तो वैसे ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग को किसी भी नन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है और जो प्रोडक्ट या क्वोशिएंट आता है वो पहले वाले रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। तो जरा हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी समझेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है कि मान लेते हैं कि P/Q कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है। इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर देन P/Q into M/M और P/Q divides M/M where M is non-zero integer। नन जीरो इंटीजर कहने का मतलब हुआ कि वैसा इंटीजर जो जीरो न हो, नन जीरो यानी कि जीरो न हो, यानी कि जीरो को छोड़ करके जितने भी सारे इंटीजर हैं उसको हम लोग नन जीरो इंटीजर कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। तो यदि P/Q कोई रेशनल नंबर दे दिया है तो P/Q उस रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी नन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो जो प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट आएगा वो पहले वाले रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। और इस प्रकार से हम एक रेशनल नंबर का बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अब शायद आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करना होगा। हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे हम लोग करेंगे, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।